Okay, good morning, everyone. Just a minute. Okay, I hope you can see the screen and you can hear me as well, right? Okay, fine. तो एक बार बताना कहाँ कुछ होमवर्क था आप लोग? Was there some homework given? ठीक है. Exercise 1 to 16. कोई डाउट है इसमें? ठीक है. Let us come down to this. Okay, ठीक है. Exercise 1, question 1 to 16. नाइन पूछ रहे हैं, ठीक है ना? क्वेश्चन 9. देखो क्वेश्चन 9 है कि among the following intensive property is, देखो मास जो है वो तो अमाउंट पर डिपेंड करता है, तो वो इंटेंसिव हुआ कि एक्सटेंसिव? बताओ रेडी. कि मास तो अमाउंट पे डिपेंड करता है ना, तो वो तो एक्सटेंसिव होगा ऑब्वियसली. अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम की. तो वॉल्यूम देखो वो भी तो अमाउंट पे डिपेंड करता है. मास ज्यादा होगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट? ठीक है. अब इंथैल्पी जो होता है वो एनर्जी कंटेंट होता है. सिस्टम का एनर्जी कंटेंट को इंथैल्पी बोलते हैं. तो एनर्जी कंटेंट जो है वो भी एक्सटेंसिव होता है. ज्यादा होने पे ज्यादा होगा. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ज्यादा है तो एनर्जी कंटेंट भी ज्यादा होगा. इंथैल्पी अभी पढ़े नहीं है हम, है ना? जैसे वैसे आयनाइजेशन इंथैल्पी नाम जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में तो पढ़ा ही है. तो वहां ज्यादा एटम्स को आयनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा, राइट? जैसे 1 मोल के लिए जो एनर्जी लग रहा है 2 मोल के लिए थोड़ा 2 मोल के लिए डबल लगेगा, राइट? 3 मोल के लिए इट विल बी 3 टाइम्स. सो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट? ठीक है. अब सरफेस टेंशन जो है ना एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण लिक्विड जो है एक स्फेरिकल सरफेस मेंटेन करके रखता है. जैसे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है ना वो स्फेरिकल हो जाते हैं, तो एक लिक्विड की टेंडेंसी बनती है मिनिमम सरफेस एरिया रखने की. उसको सरफेस टेंशन बोलते हैं. तो ये बताओ इंटेंसिव होगा एक्सटेंसिव होगा? ये तो इंटेंसिव होगा ना. तो 9 का अपना आंसर सी बनेगा. नेक्स्ट बताइए. 9 के बाद 12. 12 है in an adiabatic expansion of ideal gas. देखो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? dq 0 होता है और du होता है dq प्लस dw. सो du इज सिंपली dw, राइट? ये अपन समझ सकते हैं कि du इज सिंपली dw. तो क्या होगा आंसर बताओ? एडियाबैटिक प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ा नहीं था, राइट? एडियाबैटिक प्रोसेस हमने नहीं पढ़ा था अभी, बट एडियाबैटिक का एक वॉल डिफाइन किया था जहां पर हीट एक्सचेंज नहीं होता, हीट ट्रांसफर नहीं होता. ठीक है. नेक्स्ट. थर्टीन. in a closed insulated insulated container, the liquid is stirred with a pedal to increase its temperature. In which of the process the following is in the process which of the following is true? देखो लिक्विड इज स्टर्ड. लिक्विड को स्टर किया गया टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. ठीक है. तो इस प्रोसेस में मतलब क्या हो रहा है, दैट इज टू बी आंसर्ड. पहली चीज तो ये कि सी हीट एक्सचेंज जो है वो हमें समझना है. देखो पहले तो वर्क इज डन ये समझ में आ रहा है. तुम इसको स्टर कर रहे हो तो एक्चुअली काम तो कुछ ना कुछ हो रहा है ना. जैसे चम्मच चलाया है, एवरीबॉडी
वैसे मान लो दूध में तुमने चीनी डाल रखी है और चम्मच चलाते हो तो वो घुल जाता है, व्हाई डू थिंक इट डज इट डिसॉल्व? घुलने का रीजन क्या होता है? या फिर नमक डालो पानी में और उसको चलाओ, घुलता है, क्या रीजन है? बिकॉज तुम कुछ काम करते हो, राइट? एंड वो जो वर्क डन है ना, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ाता है, और उसके कारण वो घुलता है। हाइयर टेम्परेचर पे घुलता है ना वो। समझ में आ रहा है? तो चम्मच से चलाने का रीजन ये है कि गर्म हो जाएगा और उससे घुलता है वो। तो खुद सोचो, इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो है एक्चुअली में क्या? ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इन दिस प्रोसेस इज द इंटरनल एनर्जी जीरो? इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज, वर्क डन इज आल्सो, मतलब वर्क डन इज आल्सो नॉन जीरो, एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो नॉन जीरो। ठीक है, काम कर रहे हैं इसके कारण चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है, हम हीट एक्सटर्नली सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो आंसर क्या होगा बताओ? हीट हम एक्सटर्नली सप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, हीट तो इंटरनली जनरेट, मतलब क्यों? इसलिए क्योंकि हम हीट दे नहीं रहे हैं ना बाहर से, या अंदर से हीट बाहर जा नहीं रहा है, बेसिकली हम काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही है ना, कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो तुमने काम किया, उसने अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिया उसका। इसका आंसर सी होगा, हम बाहर से हीट दे नहीं रहे ना, हीट एक्सचेंज कहाँ हो रहा है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में। ठीक है, कोई डाउट है एवरीबॉडी? हाँ, साइड बाय साइड हीट एक्सचेंज होता रहेगा, साइड बाय साइड वो तो ऑब्वियसली होगा, बट एक्चुअली हम मान रहे हैं इस तरह का प्रोसेस जो कि आइसोलेटेड। थर्मोस क्लास में सपोज कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 12th में डेल्टा यू जीरो क्यों नहीं? क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन ऐसा होता है ना आयुष, एडियाबैटिक प्रोसेस एक प्रोसेस होता है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं होता, वो अभी अपने पढ़ा नहीं। ठीक है, आगे बताइए, और कोई डाउट है? ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक कवर किया था, एक बार ये बता देना। 15th में डाउट है? अरे, इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल ऑफ मोनोटॉमिक गैस 3/2 RT होता है ना, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है कल्पेश। इंटरनल एनर्जी वन मोल आइडियल गैस का क्या होता है कल्पेश? 15 में डाउट है? 3/2 RT होता है यार, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बोलो भावेश, यू कैन अनम्यूट। Hello, बोलो। sir. We have two equations. One is work equals to PV, and the second one is the first law of thermodynamics. So, internal energy would also depend on volume and pressure. हाँ, ऑब्वियसली डिपेंड करता है। जैसे सी, इफ यू हैव अ रिलेशन लाइक दिस, एंड इफ देयर इज हीट एक्सचेंज, देयर इज वर्क डन करेस्पॉन्डिंग टू दैट, तो इंटरनल एनर्जी तो उनके ऊपर ही डिपेंड करेगा ना, कि क्या सर डिफरेंस तो आ रहा है। फर्स्ट का आंसर ए और सी भी आना चाहिए ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा? वन। इंटरनल एनर्जी, सी इंटरनल एनर्जी तो जब आएगा ना जब बेसिकली टेम्परेचर चेंज होगा। यदि इन दोनों के वजह से टेम्परेचर चेंज होता है तभी तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली फंक्शन एक टेम्परेचर का ही तो है। सर पर वो नीचे के इक्वेशन से तो पावर और प्रेशर और वॉल्यूम पे भी तो डिपेंड कर रहा है। नहीं नहीं, प्रेशर और वॉल्यूम पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, बेसिकली बात ये है कि सिस्टम पे हीट दिया अपने हमने, सिस्टम ने काम किया, यदि इन दोनों का डिफरेंस रहता है, जैसे कुछ हीट लिया 10 जूल और काम किया 5 जूल, तो 5 जूल इसके पास बच जाएगा ना, वो 5 जूल इसका टेम्परेचर यदि बढ़ाता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली टेम्परेचर ही तो है प्राइमरी चीज जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। यस। यदि हीट एडिशनल है या जो स्टोर हो रहा है तो वो स्टोर्ड हीट इसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, दैट्स हाउ इट इज। हाँ सर, समझे। ओके, और किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट है?
ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। आई थिंक साइक्लिक अच्छा ये सब तो कर लिया था ना, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, साइक्लिक, ये सब तो कर लिया था, ठीक है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं। सी, इट इज अ प्रोसेस in which no heat transfer is done between system and surrounding. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता। वी कैन राइट dq इज इक्वल टू 0, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा। फाइन, ठीक है एवरीबॉडी। इट इज अ प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर इज not taking place, so we can say simply dq equals 0। तो अब देखिए क्या है, बेसिकली सी, बेसिकली यदि dq 0 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से du आ जाएगा dw। तो यानी कि सिस्टम इज डूइंग वर्क, सिस्टम इज डूइंग वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी। सिस्टम ऐसे केसेस में एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। देखो इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं, जैसे सपोज बेस्ट एग्जांपल, जैसे पकोड़े तले हैं तुम लोगों ने, एवरीडी तले हैं, नहीं तले हैं, ज्यादातर कुछ बोल नहीं रहे लोग। तो अब मान लो पकोड़े तुमने रखे थे गैस के ऊपर, नहीं तले, तो कुछ और तले होंगे फिर। चिप्स तले, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे मान लो तुमने पकोड़े वाली जो कढ़ाई है उसको गैस पर से उतार दिया और गरम तेल में पकोड़े डाले, तो अभी भी पकोड़े तलेंगे ना। तो अब इसमें क्या होगा, तेल ठंडा हो जाएगा, राइट। योर ऑयल विल बिकम कूल। तो अभी बेसिकली उस प्रोसेस में सिस्टम तो इंटरनल एनर्जी पे ही काम कर रहा है, तो हीट हम दे नहीं रहे हैं फिर भी सिस्टम काम कर रहा है। मतलब ऐसा समझो कि तुम्हें पैसे मिले नहीं फिर भी तुम बाजार से सामान खरीद के ला रहे हो, तो खुद के पैसे से ही लाओगे ना, राइट। सो दीज आर द प्रोसेसेस जो कि एडियाबैटिक का हो सकता है। दूसरी चीज देखो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता एडियाबैटिक में। सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर होता होगा क्या, एवरीडी? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता है, सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर होता होगा क्या, होता है। सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर हो सकता है, ये समझने वाली बात है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन। लास्ट सेंटेंस वही तो समझा रहा हूँ आयुष, जैसे मान लो तुम्हें पैसे दिए नहीं गए हैं घर से, बट फिर भी तुम बाजार से सामान लेकर के आ रहे हो, ठीक है। यू हैव नॉट बीन गिवन एनी मनी बट स्टिल यू आर ब्रिंगिंग स्टफ फ्रॉम मार्केट, फाइन। सो माय क्वेश्चन इज, कहां से ला रहे हो तुम? पैसे जो हैं वो तुम्हारे खर्च हो रहे हैं ना, खुद के पैसे से ला रहे हो। इसी तरह से सिस्टम को हीट दिया नहीं फिर भी वो काम कर रहा है, तो अपना खुद की इंटरनल एनर्जी से ही काम कर रहा होगा ना। ओके, राइट इट डाउन। ये आइसोलेटेड टाइप का सिस्टम है ऑब्वियसली, ठीक है।
डन एवरीबॉडी, प्लीज राइट द लास्ट स्टेटमेंट। लिख तो दिया, सिस्टम इज डूइंग वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिद्धेश लिख तो दिया, फिर से लिखूं? ओके, वो कौन सा दूसरा वाला? अनम्यूट करके बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। अच्छा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट, अच्छा यू कैन राइट देयर इज नोट, ये तो लिखा है ना, इट इज अ प्रोसेस इन व्हिच नो हीट इज ट्रांसफर्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, हाउएवर हीट ट्रांसफर्स कैन टेक प्लेस विद इन अ सिस्टम। समझ में आ रहा है? हीट ट्रांसफर कैन हाउएवर टेक प्लेस विद इन अ सिस्टम। एक सिस्टम के अंदर हीट ट्रांसफर तो हो ही सकता है ना। रिटन एवरीवन? ओके, ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें डिफाइन करनी होती है। एक होता है मेयर्स रूल। मेयर्स रूल, मेयर्स रूल क्या है? ये बताता है कि सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज इक्वल टू आर, आर सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ये रिलेशन नाम सुना है? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, सीपी मोलर माइनस सीवी मोलर इज इक्वल टू आर, एक इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो अब इसको अपन को डिराइव कर रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर ही। देखो बेसिकली अपन जानते हैं कि du इज dq प्लस क्या dw, ठीक है? तो ये अपना है, ये हो जाता है एक, ठीक है। अब क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यदि हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो जानते हैं कि du को हम लिख सकते हैं हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये ncv dt हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको ऑलरेडी? ये हमने डिफाइन किया है। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है ना। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यदि वर्क डन 0 है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज हीट एक्सचेंज इन कांस्टेंट वॉल्यूम। और एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? ये अलग अलग कंडीशंस पे डिफाइंड है एक्चुअली। कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा? dqp को अपन लिख सकते हैं ncp dt। हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को ऐसा लिख सकते हैं। और वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज p, देखो अब देखो क्या है, p dv, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस nr dt। एवरीडी, इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस nr dt। देखो वर्क डन p dv प्लस v dp भी हम लिख सकते हैं, ठीक है? डेल्टा जो pv का होगा उसको अपन p dv प्लस v dp लिख देते हैं, बट हमने एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रखा था, तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होने के बावजूद ही हम p dv लिखते हैं। अब डेल्टा pv कर रहे हो तो डेल्टा nrt भी करना पड़ेगा, ठीक है? अब यदि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो माइनस nr dt तो लिख ही सकते हैं ना। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, ये सारे रिलेशन जो है हमने कैसे लिखे? इज दैट क्लियर? Okay, fine, then write it down. कांस्टेंट प्रेशर में यू, हाँ कांस्टेंट प्रेशर में तो dp 0 है ना, तो p dv होगा। सलोनी, इज दैट क्लियर? कांस्टेंट प्रेशर में तो u का जनरल डेफिनेशन जो रहता है वही रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर में तो कुछ होगा नहीं ना स्पेशल।
क्लियर है? सलोनी, इज दैट क्लियर? लास्ट स्टेटमेंट नहीं समझे, कौन सा लास्ट स्टेटमेंट सिद्धेश? You can unmute yourself and speak up. कौन सा डेल्टा? तो हर जगह लगा है ना। PdV plus VdP, प्रोडक्ट रूल लगाओ ना, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल लगाओ। हाँ, हमने DW कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन किया है, इसलिए तो DP 0 कर दिया हमने। अरे डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप, नो इश्यूज। DW कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन किया है तो VdP भी लिख सकते हैं ना। हाँ, जहाँ VdP यहाँ पे प्रेशर चेंज कर रहा हूँ लिख सकते हो, बट वेरिएबल प्रेशर वाला सिस्टम डिफाइन ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो हम कांस्टेंट रखते हैं ना, एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करना मुश्किल है। और किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू। आगे बढ़ जाएं? एवरीबॉडी आगे बढ़े। फाइन। वो कैपिटल आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कैपिटल आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो आर आता है वही आर है, ठीक है। ठीक है, सी। तो बेसिकली एक कुछ चीजें और भी हैं, जैसे मान लो तुम्हारे पास du आ गया n cv dt, और हमने du के लिए भी पढ़ा था f/2 nr dt। तो अब dt dt कैंसिल, n n कैंसिल, cv क्या मिला? f/2 r, ठीक है एवरीबॉडी। cv आ गया f/2 r, ये भी अपने पास एक रिलेशन है, ठीक है। ये समझ में आया? इसमें किसी को डाउट है एवरीबॉडी? cv का रिलेशन हमने कैसे निकाला? फाइन। तो अपन सीवी का रिलेशन भी निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं वापस इस वाले रिलेशन पे जो हमने लिखा था ना। कौन सा रिलेशन? du is dq plus dw, इसके ऊपर आ जाता है। du is dq plus dw। तो अब देखो du हमने लिखा ncv dt, dw लिखा ncp dt, और वर्क लिख दिया nr dt। तो dt 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 n n n, हमें क्या मिला? cv इज इक्वल टू cp माइनस r, या फिर cp, ठीक है, माइनस cv इज इक्वल टू r, ठीक है। दिस इज मेयर्स रूल। ये समझ में आया कैसे डिराइव किया? यहाँ पे देखो दोनों मोलर है, तो अभी देखो cp मोलर माइनस cv मोलर इज इक्वल टू r, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, cp माइनस cv इज इक्वल टू r।
हमने डीक्यू को एनसीपी कैसे डिफाइन किया था? जनरल कंडीशन में हम एनसीपी बोल सकते हैं ना श्रेयस, यदि कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही देखो, नॉर्मली कांस्टेंट प्रेशर पे डिफाइन कर सकते हैं ना एनसीपी dt। सीपी क्यों? इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेशर नॉर्मली कांस्टेंट ही रहता है, और हीट जब भी एक्सचेंज होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है। एटमॉस्फेयर में अपने रिएक्शंस होते हैं तो हीट तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना। तो केमिस्ट्री में एंथैल्पी जो डिफाइन करते हैं ना, कांस्टेंट प्रेशर पे ही होता है, टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है। स्क्रॉल अप करो, यहाँ पे थोड़े से डेफिनेशंस हैं सर, और ऊपर करो क्या इसको, सही हो। ओके, ये डेफिनेशन के बेसिस पे है। हाँ, डेफिनेशंस के बेसिस पे है। ठीक है, रिटर्न वो dw इज इक्वल टू माइनस एनआर dt नहीं समझे हो तुम। सिद्धेश, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ तुम्हें, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें, डी पीवी इज इक्वल टू डी एनआरटी, तो ये क्या आएगा? प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो अब देखो ये आएगा तुम्हारा पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू आर डेल्टा एन इंटू टी प्लस आर एन डेल्टा टी। ये क्लियर है? अब तुम्हारा कांस्टेंट प्रेशर है, मोल्स चेंज नहीं हो रहे, तो ये आ जाएगा ना। Is that clear now or still you have doubt? du is equal to ncb क्यों लिखा? वहां cp आ सकता है ना। अरे du कैसे ncp आ जाएगा? वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है ना, cv के बराबर। हीट एक्सचेंज के बराबर तभी होगा जब कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। ये तो हमने डिफाइन किया है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये पहले भी तो डिफाइन किया है श्रेयस। cp कैसे आएगा वहां पे? सिद्धेश, तुम्हें क्लियर हो गया? देखो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हीट के बराबर तभी हो सकता है जब वर्क डन 0 है, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा रिलेशन होता है, तो वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट के बराबर हो सकता है। इज दैट क्लियर श्रेयस? सो दैट इज व्हाई वहां पे अपन नहीं लिख सकते हैं सीपी, सीवी लिखना पड़ेगा। और किसी को डाउट है? ओके फाइन। तो देखो, अपने पास एक रिलेशन आई है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, जो कि मोलर हीट कैपेसिटीज हैं, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट वॉल्यूम। दूसरी चीज हमारे पास एक और रिलेशन है, सीवी इज इक्वल टू एफ बाई टू आर, और सीपी क्या होगा फिर? सीवी प्लस आर, यानी कि एफ बाई टू आर प्लस आर, यानी कि आर इंटू एफ बाई टू प्लस वन। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर है नहीं है? एक और टर्म डिफाइन होता है गामा, जिसको अपन बोलते हैं एडियाबैटिक कांस्टेंट। एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है गामा। व्हाट इज एडियाबैटिक कांस्टेंट गामा? इट इज सीपी अपॉन सीवी। तो ये आएगा तुम्हारा f by 2 divided by this. So this is 1 plus 2 by f. This is adiabatic constant in terms of degrees of freedom. ये adiabatic constant है,
जो कि एक कांस्टेंट है बेसिकली, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, ये तो कांस्टेंट है Cp अपॉन Cv। ये टर्म्स ही एक तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। थोड़े अभी डेरिवेशंस रहेंगे एडियाबैटिक में, ठीक है। एवरीडी थोड़े से डेरिवेशंस और रहेंगे एडियाबैटिक के अंदर। एडियाबैटिक में हमने क्या क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, देखो Cp मोलर इंट्रोड्यूस किया, Cv मोलर इंट्रोड्यूस किया, और एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गामा, राइट। साथ में मेयर्स रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, Cp माइनस Cv का रिलेशन, मेयर्स रूल। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें दो तीन चीजें हैं, एडियाबैटिक कांस्टेंट Cp। अच्छा, एडियाबैटिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 1 प्लस समथिंग है तो ये कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो कुछ टर्म्स अपन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये रिटर्न लिख लिया सबने? कैन आई स्क्रॉल डाउन? यार ऑफलाइन क्लासेस का आई डोंट हैव आइडिया। चेंज इंक, कौन से कलर का इंक यूज करो? अरे भाई, गैलेक्सी से अच्छा व्हाइट दिखता है, वो फर्स्ट फैशन वाली बात हो जाती है। एवरीबॉडी विजिबिलिटी बेस्ट व्हाइट में है, किसमें बताओ? नहीं नहीं, वो कहने वाली बात है, व्हाइट ही बेस्ट दिखता है। यदि तुम्हारा इंटरनेट स्पीड कम रहेगा ना तो तुमको दिखेगा नहीं दूसरे कलर पे। रिटर्न एवरीवन। ओके फाइन। तो अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कुछ और फॉर्मूले भी देखने वाले हैं। जैसे देखो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, Cp बाई Cv कर लेते हैं, माइनस Cv बाई Cv कर लेते हैं, इज इक्वल टू R बाई Cv हो जाएगा। तो ये आ जाएगा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई Cv। तो एक रिलेशन हमें और भी मिल गया कि Cv इज R अपॉन गामा माइनस 1। ये भी एक फॉर्मूला मिला। स्क्रॉल अप करूं? लॉक कर दिया। क्या पूछना चाह रहे हो उसका नहीं आइडिया है मुझे प्रणव। इट विल डिपेंड हाउ थिंग्स लाइक यू नो, तो बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोसेसेस के भी अंदर है। रिटर्न। ओके, तो दिस इज द रिलेशन Cv इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। अब देखो Cp बाई Cv होता है गामा, तो Cp क्या हुआ, इट इज गामा टाइम्स Cv, सो वी कैन राइट गामा R अपॉन गामा माइनस 1। कोई दिक्कत है ऑलरेडी? इट इज गामा R अपॉन गामा माइनस 1। फाइन, ये बात समझ पा रहे हो आप? तो ये सारे फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कुछ तो आप खुद से डिराइव भी कर सकते हो ना। ठीक है, सो राइट इट डाउन। रिटर्न। फाइन। तो अब तो ये एक जनरल बात हो गई कि हमने CpCv डिफाइन किया, उनके लिए फॉर्मूले भी निकाल ले। अब देखो CpCv निकालेंगे कैसे, सी अलग अलग टाइप के गैस के लिए कैसे निकालेंगे, ये लिख लिया है ना सबने? नहीं लिखा है? ओके।
ओके फाइन। अब देखो हम अलग अलग गैस के लिए निकालते हैं, जैसे लेट्स से वी स्टार्ट विथ मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक, ठीक है। इसके लिए सीवी क्या है, सीपी क्या है, गामा क्या है, इसका एक टेबल बनाएंगे। मोनो एटॉमिक है, फिर है ये डाई एटॉमिक लीनियर, देन यू हैव, इस कांस्टेंट का कुछ फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता, किसकी बात कर रहे हो तुम? देन यू हैव पॉलीएटॉमिक लीनियर, देन यू हैव पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ठीक है। एडी, हाँ वो तो अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे इसका देखो क्या है, सीवी क्या है, F/2 nRT, देखो सीवी होता है F/2 nr, सॉरी F/2 r, तो इसका आ जाएगा 3/2 r, राइट। इसके लिए क्या आएगा, इट विल बी 5/2 r, और इसके लिए गामा क्या आएगा 5/3 यानी 1.67। क्लियर हुआ? डाई एटॉमिक लीनियर के लिए क्या होगा बताओ, डाई एटॉमिक लीनियर के लिए 5/2 r, और इसके लिए क्या आएगा +1 यानी 7/2 r, तो गामा 7/5 यानी 1.4 आएगा। इसके लिए भी वही होता है पॉली एटॉमिक लीनियर के लिए, ठीक है। तो अब ये टेबल भी आपको याद नहीं करना है, ये बेसिकली आप निकाल सकते हो। यहाँ क्या होता है 3r, यहाँ 4r, और ये आएगा 4/3, सो 1.33। कोई डाउट है इसमें? सीपी कैसे निकाल रहे हैं, सीपी क्या होता है सलोनी, इट इज सीवी प्लस आर, वैसे निकाल रहे हैं। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? हमने एक रिलेशन डायरेक्ट किया है ना, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, तो सीपी सीवी प्लस आर वैसे निकाल रहे हैं। क्लियर नहीं है क्या? तो एडियाबैटिक प्रोसेस में ना 3 चीजें निकालनी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सीपी सीवी और आर। इसका बहुत यूज है, मतलब सीपी सीवी और गामा, आर बोल रहा हूँ। गामा है, नहीं नहीं, दैट इज गामा, गामा सीपी सीवी एंड गामा। फोर्टीन जैन की यार मुझे आइडिया है नहीं, शायद होगी छुट्टी। रिटन एवरीवन? ओके फाइन। तो अब देखो ये सीपी सीवी ये सबको याद हो गया। ठीक है। पॉलीएटॉमिक लीनियर में F1 कहां से कैसे बता रहा है यार आयुष? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर में F1 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है। लीनियर 3 होते हैं और रोटेशनल 2 होते हैं। आगे बढ़ सकते हैं?
ओके फाइन। तो सी आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। सी अभी तो हमने सीपी निकाला, आई होप एवरीबॉडी कैन कैलकुलेट दैट, राइट? आई होप आप लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी सीपी और सीवी को निकालने में, है ना? ओके तो अभी देखो हम मोयर्स रूल को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मेयर्स रूल इन टर्म्स ऑफ जनरल हीट कैपेसिटी। देखो जनरल हीट कैपेसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं क्या? क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, समझ में आ रहा है? जनरल हीट कैपेसिटी के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं। याद है हमने पढ़ा था कि सिस्टम को हीट देते हैं dq, ठीक है? सिस्टम को अपन हीट देते हैं dq, टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस करता है dt, तो हीट कैपेसिटी जनरल हम लिखते हैं c dt, सॉरी कोई दिक्कत है? वी कैन राइट इट एज c dt, राइट? तो यहाँ पे c क्या होता है? c होता है dq by dt, ठीक है ना? c क्या होता है? c is dq by dt, राइट? ठीक है, तो अब ये वाला c भी तो cp हो सकता है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे, तो ये भी डिफाइन कर सकते हैं। ये जो cp है ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू cp मोलर, और ये वाला cv जो है ये आएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू cv मोलर। कोई दिक्कत है? एवरीडे इज दैट क्लियर? तो कई बार मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में ना बात करके इसके टर्म्स में भी पूछ लेते हैं, तो वहां क्या करेंगे? वही चीज फिर से लिख देंगे, du is dq plus dw। तो यहाँ पे ncv लिखते थे, यहाँ पे cv dt लिखेंगे, यहाँ ncp लिखते थे, यहाँ cp dt लिखेंगे, और यहाँ वही आएगा माइनस nr dt, तो यहाँ dt dt गया, और यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें? cp माइनस cv इज इक्वल टू nr। लेकिन यहाँ पे नॉन मोलर है, राइट? दे आर जनरल हीट कैपेसिटीज, यहाँ पे मोलर नहीं है। इसमें n पुट कर दोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी एक रिलेशन है। केमिस्ट्री में ज्यादा मोलर ही यूज होता है, बट ये ऐसे भी रिलेशन के ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं, जेईई मेन ने पूछे हैं एक्चुअली। किसी को डाउट है इसमें? देखो ये कोई सेपरेट फॉर्मूला नहीं है, तुम इस बात में मत टेंस हो जाओ कि यार इतने फॉर्मूले आ गए। ये कोई सेपरेट फॉर्मूला है क्या? एवरीबॉडी, इज इट अ सेपरेट फॉर्मूला? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड। अरे कोई सेपरेट फॉर्मूला तो नहीं है ना, इट इज जस्ट अनदर वे। दोनों रिलेशन में क्या डिफरेंस है श्रेयस, ये तुम खुद सोच सकते हो। एक मोलर के टर्म्स में है और एक नॉन मोलर, दोनों रिलेशन एक तरह से अलग अलग पैरामीटर्स हैं, बट है तो सेम ही चीज ना। दे आर एक्सप्रेस्ड बिटवीन डिफरेंट पैरामीटर्स, but they are actually the same things. पहले वाला एक मोल पे है, हाँ बिल्कुल, पहले वाले एक मोल के लिए डिफाइन है, अभी जनरल के लिए। पहले वाला मोलर है ना, बोल तो दिया, मोलर मतलब एक मोल के लिए डिफाइन करते हैं। सलोनी, हमने ये बात तो करी थी ना हीट कैपेसिटी जब डिफाइन की थी, तो कि हीट कैपेसिटी एक जनरल होता है। तुम्हें याद नहीं आ रही है क्या बात? अच्छा आप लोग रिवाइज किया करो यार, थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली होता क्या है ना कि टर्म्स बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? टर्म्स धीरे धीरे आते जाएंगे तो आप क्या हो जाएगा, आप भूलते जाओगे पुराने वाली चीजें। तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिवाइज थिंग्स। जैसे याद है एटॉमिक स्ट्रक्चर में टर्म्स जितने आते थे ना उससे ज्यादा आएंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आप पुराने टर्म्स पढ़ते जाइए, अदरवाइज आप भूलते जाओगे और आपके लिए कंफ्यूजिंग होता जाएगा। तो जो पुराने क्लासेस के नोट्स हैं एक बार देखा करो और कोशिश करो कि वो याद रहे। dq = c dt हमने पहले पढ़ा है ना, सिस्टम को हीट देते हैं तो टेम्परेचर चेंज प्रोड्यूस करता है,
तो ये हीट कैपेसिटी है, ये जनरल है। जैसे बताया था कि 10 समोसे किसी को खिलाओ तो हो सकता है कोई तुरंत मतलब डकार भी ना मारे, वो और खाए। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है, किसी का एक में ही पेट भर जाए। तो कैपेसिटी ज्यादा है तो dt कम होगा, ठीक है। और कैपेसिटी कम है तो dt ज्यादा होगा। तो हीट क्या, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? हीट एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है ना एक तरह की। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो यार ये तो चीज अपन पढ़ चुके हैं ना पहले भी। याद रहेंगे, एक नोट्स बना लो। जैसे 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 बोल रहा हूँ ना कि टर्म्स ज्यादा है यहाँ पे, तो टर्म्स ज्यादा है ही ऑब्वियसली। तो टर्म्स का एक फॉर्मूला बना लो, फॉर्मूला का एक शीट बना के चिपका लो, ठीक है। हर जगह चिपका लो जहां जहां तुम अक्सर जाया करते हो, ठीक है। सोचो कहाँ कहाँ अक्सर जाया करते हो, वहां वहां चिपका लो। फॉर्मूले याद रखने हैं और क्या। फॉर्मूले तो ज्यादा है नहीं, इसके लिए तो मतलब याद करना पड़ेगा, इसके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते। वो तो ऑब्वियसली है ज्यादा तो है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। याद कैसे करना है हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। याद आप ऐसे करो कि नोट्स बना के डेली फॉर्मूला का शीट देखते रहो और उसको बार बार गो थ्रू करोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चंस करते रहोगे तो भी याद हो जाएगा। तो इसमें किसी को दिक्कत है? सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एनआर कैसे आया? कोई डाउट है इसमें? ठीक है। मेयर्स रूल को वैसे लिखने का एक और तरीका भी हो सकता है। मेयर्स रूल इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी पर ग्राम, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं क्या? हीट कैपेसिटी पर ग्राम भी तो हमने डिफाइन किया था, याद आ रहा है? तो अब जैसे हम हीट कैपेसिटी पर ग्राम को, जैसे तुमने पढ़ा है ना, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ जो फिजिक्स में एस पढ़ते थे, ये हीट कैपेसिटी पर ग्राम ही था, ठीक है, जिसको हमने सीपी ग्राम डिफाइन किया था। तो ये सीपी ग्राम जो होता है, या फिर ऐसे डिफाइन करते हैं सी पर ग्राम। ये भी तो हो सकता है ना कांस्टेंट प्रेशर पे पर ग्राम, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे पर ग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता? एवरीबॉडी, ऐसा ये भी तो हो सकता है ना। तो इसके बीच में रिलेशन बता सकते हो मेयर्स रूल का क्या आएगा? ये ट्राई करोगे? एस क्या है यहाँ पे? एस है ना हीट कैपेसिटी पर ग्राम। एस यहाँ पे हीट कैपेसिटी पर ग्राम है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू एम आर। एम क्या है यहाँ पे सिद्धेश? मास। अरे यहाँ पे नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। करके दिखाओ या ट्राई करोगे? फाइनल रिलेशन बता दें? अरे फाइनल रिलेशन बताने का मजा थोड़ी है यार, डिराइव करके देखो, वो तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना। मंजिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रास्ता, ये बताओ। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में अभी तो रास्ता ही इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट।
ठीक है, सी आई विल टेल यू, यहाँ पे क्या है, dq, सॉरी जस्ट du इज इक्वल टू dq प्लस dw, राइट? तो इसको अपन क्या लिखेंगे, NCM लिखते थे ना, तो अब क्या लिखेंगे बताओ, मास, गिवन मास इनटू हीट कैपेसिटी पर ग्राम इनटू dt, इसको भी ऐसे लिखेंगे, जो गिवन मास है इनटू हीट कैपेसिटी पर ग्राम एट कांस्टेंट प्रेशर dt, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, ये आता है nr/dt, राइट? तो अब dt 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 उड़ा दिया हमने, तो अब ये मास आया पर ऐसा, ये भी आ गया पर ग्राम, ये माइनस एन आ रहा है ना, एवरीबॉडी कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी कोई दिक्कत है क्या? तो अब देखो n को कैसे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे ये आ गया cv पर ग्राम, ये आया cv पर ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिख सकते हो, गिवन मास बाय मोलर मास, तो तुम्हारा गिवन मास कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हें क्या मिला इस बार, इस बार जो तुम्हें रिलेशन मिला वो मिला cv ग्राम इज इक्वल टू cp ग्राम माइनस r बाई m, या फिर cp ग्राम माइनस cv ग्राम इज इक्वल टू r बाई मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, या मोलर मास ऑफ द गैस। ये बहुत मुश्किल तो नहीं था यार, मतलब मेरे ख्याल से ये वाला आंसर कहाँ किसी ने दिया था? हाँ तुम्हारा, हाँ प्रथमेश बस, ठीक है, तुमने शायद सिंप्लीफाई फाइनल नहीं किया। हाँ कुछ लोगों ने सिंप्लीफाई नहीं किया था, बट ठीक ही किया था उन्होंने। तो ये देखो कोई फॉर्मूला नहीं है, डोंट ट्रीट इट एज ए सेपरेट फॉर्मूला, ठीक है, ये तो अपन डिराइव कर रहे हैं ना। डोंट ट्रीट इट एज ए सेपरेट फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला में एक और आ गया मेरे पास, कितना याद करेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला आपका एक ही है, केमिस्ट्री में मोलर ही यूज होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसलिए मैं भी करवा दे रहा हूँ तुम्हें। Done everyone? ओके okay. तो एक बार एडियाबैटिक के अंदर अपने फॉर्मूले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने ये किया है Cp मोलर माइनस Cv मोलर, वेट करो, मेन फॉर्मूला तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है ऑब्वियसली, ये सब तो उसके बेसिस पे ही कर रहा है ना हम अपना। अरे अब तक जो प्राइमरी कंसेप्ट हमने पढ़ा है ना वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अभी हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला एडियाबैटिक के अंदर, वो है Cp मोलर माइनस Cv मोलर इज इक्वल टू R, ठीक है। दूसरा गामा इज इक्वल टू Cp बाई Cv, तीसरा Cv इज इक्वल टू F बाई टू R, ये तीन अपने पास मेन फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है इसमें? फाइन। एक और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, Cv इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1, ठीक है। ये सारे फॉर्मूले अपने पास नए हैं जो कि यूज होंगे फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आई होप आपको याद हो जाएंगे, याद है ना ये सारे, आगे बढ़ सकते हैं। ओके देखो एडियाबैटिक प्रोसेस का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एक होती है, जैसे आइसोथर्मल के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, एवरीबॉडी आइसोथर्मल के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, एवरीबॉडी आइसोथर्मल के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है ना, ठीक है। आइसोबारिक के लिए क्या है, P1 इज इक्वल टू P2 है, आइसोकोरिक के लिए क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 है, ठीक है।
इस तरह से। तो एडियाबैटिक के लिए भी एक एक्सप्रेशन होता है, और एक्सप्रेशन क्या है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब यदि इनिशियल स्टेट था P1 V1 और फाइनल स्टेट है P2 V2, तो ऐसा लिखेंगे P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। अब ये थोड़ा अजीब लग रहा हो कि ये कैसे आया, राइट? ठीक है, ये कहां से टपका है ऐसा लग रहा होगा तुम्हें ना, ये कैसे आएगा? तो इसका डेरिवेशन कर ले, ठीक है, इसका डेरिवेशन कर लेते हैं कि कैसे आया। ठीक है, तो डेरिवेशन करने के लिए अपने पास क्या प्राइमरी लॉ है बताओ एवरीबॉडी? अब फिर सोचो, देखो डेरिवेशन में फिर अपन टाइम देंगे, बट एक्चुअली मेन तो हमको फॉर्मूला याद रखना है ना, वो डेरिवेशन याद नहीं रखना है। ये समझ रहे हो तुम लोग? डेरिवेशन बताते हैं इसलिए है, गामा पावर में है, बिल्कुल डेरिवेशन इसलिए बताते हैं ताकि आपको क्लैरिटी ज्यादा रहे कि फॉर्मूला आ कहां से रहा है। इज दैट क्लियर? डेरिवेशन आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास एक ही प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो होता क्या है, du इज इक्वल टू dq प्लस dw, राइट? अब एडियाबैटिक प्रोसेस में dq तो जीरो होगा ना एवरीबॉडी, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज होता नहीं है, तो dq जीरो होगा। अब du को अपन क्या लिखेंगे बताओ? du को लिखेंगे ncv dt, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस pdv। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ncv dt, अब p को हम क्या लिख सकते हैं? p को हम लिख सकते हैं nRT by v into dv। एवरीबॉडी कैन वी राइट p, pv is equal to nRT होता है ना, तो p को हम लिख सकते हैं nRT by v by dv, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, ncv dt अपॉन t से एक तरह के वेरिएबल, देखो dt को t के साथ ले आए, यह है माइनस nr by v dv। अब ये इंटीग्रेट करेंगे t1 से t2 के बीच में, और ये इंटीग्रेट करेंगे v1 से v2 के बीच में। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए पहले, अब आसानी से हो जाएगा, अब देख लेना आराम से इंटीग्रेट। मतलब जब टेम्परेचर T1 था तो वॉल्यूम V1 था, जब टेम्परेचर T2 है तो वॉल्यूम V2 है, ठीक है। n तो कैंसिल कर ही देंगे, हाँ n काट देंगे, टेंशन मत लो, n कैंसिल कर देंगे। ये लिख लिया पहले, ये तो बताओ सब लोग, तो राइट इट डाउन फर्स्ट। ये अपना डेरिवेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन n को कैंसिल कर सकते हैं, ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा बताओ? ये आएगा cv log t2 अपॉन t1 इज इक्वल टू माइनस r log v2 अपॉन v1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एवरीबॉडी, इसमें कोई दिक्कत है? तो अब ऐसा लिख सकते हैं क्या, T2 by T1 की पावर CV इज इक्वल टू R log E, लेट्स से V1 by V2। एवरीबॉडी ऐसा लिख सकते हैं क्या? माइनस किया ना तो ये इनवर्स हो जाएगा, ये माइनस पावर इसके ऊपर लगा दिया तो ये -1 हो जाएगा, तो ये उल्टा आ जाएगा V2 by V1 के ऊपर। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अब देखो क्या है, इसको फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, log E T2 by T1 की इंटू CV, तो ये आ जाएगा log E V1 by V2 की पावर R। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कर सकते हैं T2 by T1 को हम ऐसा कर लेते हैं CV, या ऐसा एक सीधा सा ऐसा करते हैं, T2 by T1 की पावर CV इज इक्वल टू V1 by V2 की पावर R। ये लिख सकते हैं, दोनों का लॉग इक्वल है ना, तो ये टर्म लिख सकते हैं हम। तो अब तुम्हें लग रहा है हम रिलेशन के क्लोज हैं या नहीं लग रहा?
तो ये लिख लीजिए पहले, राइट इट डाउन। रिटर्न, ऊपर स्क्रॉल करो, ठीक है, कर दिया स्क्रॉल। लॉग ई, अरे नॉर्मली लॉग का बेस तो ई ही होता है ना एवरीबॉडी, लॉग का नेचुरल बेस ई होता है ना, जब इंटीग्रेट करके 1/x dx करते हो तो लॉग का बेस ई ही आता है, ई इज टू ln जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिटर्न एवरीवन, एवरीवन रिटर्न, फाइन। अब देखो क्या है, T2/T1 की पावर CV इज इक्वल टू V1/V2 की पावर R। तो अब एक काम कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं क्या, T2/T1 CV/R इज इक्वल टू V1/V2, और CV क्या होता है, R/गामा-1, तो CV/R क्या आएगा, या ऐसा करें R/CV कर देते हैं, क्योंकि R/CV करने पे ज्यादा आसान रहेगा, गामा-1 उधर चला जाएगा, सही है ना, R/CV कर लें, ज्यादा सही रहेगा अपने लिए, क्योंकि उस केस में R/CV आ जाएगा क्या बताओ, सीधा गामा-1 आएगा, चीजें आसान नहीं है अपने लिए, तो वैसा ही कर लेते हैं, ठीक है। तो R/CV गामा-1 आता है, तो T2/T1 is equal to V1/V2 की पावर R/CV which is गामा-1, ठीक है, which is गामा-1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो अब ये क्या आएगा, T2V2 की पावर गामा-1 is T1V1 की पावर गामा-1, ठीक है, राइट इट डाउन। पावर को उस साइड ले जाने के लिए बेस तो सेम चाहिए ना, क्या पावर, क्या पूछना चाह रहे हो भावेश, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप। बेस तो सेम ही है, क्या बोलना चाह रहे हो, सीवी को दूसरी तरफ ले जाने के लिए तो बेस तो सेम ही है यार, क्या मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, सेम ही तो है, ऐसा क्या दिक्कत हुआ, अनम्यूट करके बोलो क्या बोलना चाह रहे हो। द पावर इज डिवाइडेड बाय सीवी, आर को सीवी से डिवाइड तो किया ना, R/CV गामा-1 है। अरे जैसे मान लो y टू द पावर ऑफ 6 है, x टू द पावर ऑफ 2 है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, कि ऐसा लिख सकते हैं ना, तो वही तो किया है। रिटर्न एवरीवन, ओके, कौन सी चीज नहीं समझे रजत, बताओ, अनम्यूट करके बोलो।
ये वाला यहां से यहां कैसे लिख दिया ये? रजत किसकी बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप? CV डिवाइड कैसे किया पावर में? अरे r बाई, जैसे यहां पर मान लो x की पावर 6 इज इक्वल टू y की पावर 2 है, तो दोनों का स्क्वायर रूट लो। ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? ये आया ना वैसा, तो यहाँ भी वैसे ही किया ना, इसकी पावर r था तो दोनों को CV से डिवाइड कर दिया, तो यही तो किए हैं। दिस इज व्हाट वी हैव डन। और किसी को डाउट है? ओके तो देखो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है, हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है T2 V2 की पावर गामा माइनस 1 इज T1 V1 की पावर गामा माइनस 1। ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और T2 क्या होगा एवरीबॉडी? P2 V2 बाई NR, ठीक है। और T1 क्या आएगा एवरीबॉडी? P1 V1 अपॉन NR। तो अब क्या लिख सकते हो? P2 V2 इंटू V2 की पावर गामा माइनस 1 अपॉन NR इज इक्वल टू P1 V1 इंटू V1 की पावर गामा माइनस 1 NR। तो NR कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आएगा बताओ? P2 V2 की पावर गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। अभी क्लियर है नहीं है एवरीबॉडी? ये क्लियर है या नहीं है? यहाँ पावर 1 है और ये गामा माइनस 1 है, तो ऐड हो जाएगा पावर। तो ये डेरिवेशन था, हमने कैसे डिराइव किया, ठीक है। राइट इट डाउन एवरीवन। इसमें कोई भी एक रिलेशन याद रख लो, ये वाला याद रख लो, दूसरा डिराइव कर सकते हो। ये यही होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, P और V वाला। डन। ओके सिद्धेश, आई एम वेटिंग। ओके फाइन, तो आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। तो देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में फिर से मैं बता देता हूँ, P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, और T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ये दोनों रिलेशंस आपको याद रखने हैं। बाकी Cp मोलर माइनस Cv मोलर इज इक्वल टू R, ठीक है। गामा इज Cp अपॉन Cv,
ये चीजें हैं, ठीक है, 1 + 2/f। तो ये तो ऑब्वियसली कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो कि आपको एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर याद रखना है, ठीक है। रेडी गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स, इज दैट क्लियर? ओके, तो इतना ही है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपको याद रखना है। बाकी तो हम लोग डेरिवेशंस वगैरह काफी देखे हैं, सारे याद थोड़ी रखने हैं। डेरिवेशंस तो अपन क्लास में करेंगे ना, बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। क्या हुआ भावेश, बोर हो गए, मजा नहीं आ रहा है? अरे आज तो वैसे थ्योरेटिकल नहीं, मतलब मैथमेटिकल टाइप रहा है ना। अभी क्वेश्चंस करना है, इसके एप्लीकेशंस कैसे बनेंगे वो देखना है। इतना फॉर्मूला पढ़ा, अभी कोई एप्लीकेशन नहीं करोगे? एवरीबॉडी खुद सोचो, इतना फॉर्मूला पढ़े हैं, कोई एप्लीकेशन नहीं करोगे? कोई क्वेश्चन नहीं? ओके, तो लेट अस स्टार्ट। जैसे मान लो इन एन क्वेश्चन है, इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस, in an adiabatic process P4 P3 V4 is equal to constant, predict the gas। उसमें गैस कौन सा है ये प्रेडिक्ट करना है। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में P3 V4 is equal to constant है, इसमें बताना है आपको गैस कौन सा है। x कौन से x की बात कर रहा है? दिस इज P3 V4, which x are you talking about आयुष? x नहीं, ये k है, k इज मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। या श्रेयस, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। बाकी लोगों को भी आंसर करने दो। आदित्य वेरी गुड, तुम्हारा आंसर भी सही है। चाहिए प्रथमेश, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। कल्पेश वेरी गुड, आदित्य, सरायु, वेदांत, बहुत सारे लोगों ने आंसर कर दिया है। कितने लोग का आंसर नहीं आया? ओके, ओके, सी आई टेल यू, सीधा सा है, P3V4 कांस्टेंट है, राइट? सो वी कैन राइट PV4/3 is constant। Everybody, is that clear? We can write it like P into V की power 4/3 is constant, so PV की power gamma is equal to constant हम लोग रिलेशन बताते हैं, और यहाँ पे गामा 4/3 हुआ ना। Everybody, is that clear?
गामा 4/3 हो गया, हम डायरेक्टली वी कैन इवेल्युएट इट। ठीक है, तो गामा 4/3 किसका होता है इनमें से बताओ? गामा 4/3 अपना आया है, तो इनमें से किसका गामा 4/3 होगा? O3 का। सो दैट इज आवर आंसर। किसी को डाउट है? पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का होता है ना। एवरीबॉडी, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ सकते हैं, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। एवरीबॉडी, कैन वी मूव अहेड? कुछ तो बोलो। ओके वेट, ठीक है, वेट करता हूँ। नहीं, क्वेश्चन ही करेंगे अभी। क्वेश्चन है, a gas expands in an adiabatic process. A gas expands in an adiabatic process such that T is proportional to V की power -1/2. Such that T is proportional to V की power -1/2. ठीक है, तो बोल रहा है predict the value of gamma for the gas. गैस के लिए गामा की वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। Yeah, Aditya, your answer is correct. Sir, your answer is also fine. आयुष नहीं, गलत है। सोनाली गायकवाड़ करेक्ट। ठीक है, 3/2 आंसर है। बहुत लोगों ने आंसर दिया है 3/2। सी, T is proportional to V, तो ऐसा लिख सकते हैं T is equal to K into ऐसा। एवरीडे ऐसा लिख सकते हैं ना। तो आया क्या, टी वी की पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ऐसा होता है टी वी की पावर गामा -1 इज कांस्टेंट। तो गामा -1 इज 1/2, सो गामा क्या आएगा एवरीबॉडी? गामा 3/2 आएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, तो लिख लीजिए इसको। स्क्रॉल अप करो। ठीक है, डन। ओके, पर टीवी के होता, टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है ना सिद्धेश। एडियाबैटिक प्रोसेस में टीवी की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है ना। ओके, डन एवरीवन।
तो अभी देखो ये सारी चीजें हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। कुछ और क्वेश्चन करें अलग टाइप के? ठीक है, कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से अलग टाइप के, ठीक है। सी मान लो एक ऐसा पॉइंट डिफाइन कर लेते हैं, ए बी सी, ठीक है। तो टी ए आपको दे रखा है, टेम्परेचर एट पॉइंट ए 300 केल्विन। टी बी आपको दे रखा है 600 केल्विन, और टी सी दे रखा है 450 केल्विन, ठीक है। तीन टेम्परेचर के तीन अलग अलग तीन पॉइंट्स के तीन अलग अलग टेम्परेचर्स आपको दे रखे हैं, टी ए टी बी टी सी, 300 केल्विन, 600 केल्विन और 450 केल्विन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, और ये जो गैस है इसमें 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडल गैस है, ठीक है। इस साइकिल में देयर इज 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक आइडल गैस। तो अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सी चीज सही है। पहला ऑप्शन है क्यू ए बी इज इक्वल टू 450 आर एंड क्यू सी ए इज इक्वल टू माइनस 450 आर। दूसरा है क्यू ए बी is equal to 450 R and QCA is equal to minus 225 R. ऑप्शन सी है QAB is equal to 450 R and QCA is equal to minus 375 R. ऑप्शन डी है QAB is equal to 375 R and QCA is equal to minus 450 R. Everybody question clear हुआ? Can you repeat? See, this is if you are not clear with the question, this is N अवस्थी level 1, N अवस्थी का level 1 है, और ये है क्वेश्चन नंबर 35। पेज देख लो तुम्हारे पास, यदि अलग एडिशन होगा तो उसमें पेज अलग आएगा। अरे इट इज वेरी इजी एक्चुअली में। क्या है ये देखो, क्या है ये जो है ना ए और बी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, तो क्यू ए बी इज एक्चुअली एन सी वी डी टी, और ये जो ए सी है ना क्यू ए सी या फिर सी ए बोलो, ये एन सी पी डी टी होगा। समझ में आ रहा है? इतना ही निकालना है, एन वन है तो सीवी और डी टी दे रखा है तुम्हें, तो एन सी वी डी टी और एन सी पी डी टी निकालना है, इतना ही तो करना था। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो ये एनसीवीडीटी आएगा और ये आएगा एनसीपीडीटी। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। अब तो आंसर आ गया ना सबका, या नहीं आया? F/2 nRT लगा सकते हो, बट उससे हीट नहीं निकलता ना, उससे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकलता है ना श्रेयस। थर्टी फाइव का आंसर तो सी आएगा ना फिर, एवरीडी सी आएगा ना आंसर फिर तो, एनसीपीडीटी एनसीपीडीटी से। बी आ रहा है सी आ रहा है, चेक करो।
बी आ रहा है या सी आ रहा है? सी है ना, ठीक है। Didn't everyone? सी कैसे है? ठीक है, I'll solve it for you, don't worry. ठीक है सुमति, I'll solve. Written everyone, लिख लिया ना तुमने? Can I scroll down? ओके ठीक है। तो देखो अभी क्या है, क्यू ए बी अपने को निकालना था। क्यू ए बी पहले निकाल लेते हैं। एन अपना 1 है, सी वी इंटू डी टी। सी वी क्या होता है मोनोएटॉमिक के लिए, बताइए एवरीबॉडी। नहीं लिखा था विश्वराज क्वेश्चन? ठीक है, राइट इट डाउन। डन, ठीक है। तो अब सीवी क्या होता है बताओ एवरीबॉडी। मोनोएटॉमिक के लिए सीवी होता है 3/2r, और ए टू बी तो टीवी माइनस टी है ना, तो 600 माइनस 300, ये कोई दिक्कत है? तो 3r इंटू 300/2 यानी कि 450r। क्लियर है? सिमिलरली क्यू सी ए पूछा जा रहा है तो वो एन सी पी डी टी आएगा। सीपी एन 1 है तो सीपी आ जाएगा 5/2r, और डी टी यानी ए माइनस सी, राइट, तो ये -150 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया कितना आपका, ये आ जाएगा 75। ठीक है, तो ये कितना आएगा बताओ, -375। ये बहुत मुश्किल काम था क्या? आगे बढ़ जाएं। एवरीबॉडी आगे बढ़े। 5/2r कैसे आया? अरे सीपी क्या होता है सिद्धेश, मोनोएटॉमिक के लिए सीपी क्या होता है सिद्धेश? मोनोएटॉमिक गैस के लिए सीपी क्या होता है बताओ। तो वहां से आया ना। के किसकी बात कर रहे हो कल्पेश? व्हाट डू वांट टू आस्क? कैन यू प्लीज अनम्यूट कल्पेश, क्या बोलना चाह रहे हो? हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, वो के क्या आ रहे? आ रहे हो ना, सीपी की वैल्यू होती है 5/2r, तो गैस कांस्टेंट का r। ओके।
ठीक है, और किसी को कुछ डाउट है? फाइन, तो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम, और एप्लीकेशंस देख सकते हैं हम लोग। एवरीडी, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट इज, बस बोल रहे हो क्या? काफी हो गया क्या आज के लिए? मजा नहीं आ रहा है? अरे 3-4 फॉर्मूले देखे हैं अभी, थोड़ा और एप्लीकेशन एक कर लें या छोड़ दें, बोलो जैसा करो। फॉर्मूले तो अपने पास यही है ना। फॉर्मूले काफी सारे किए आज हमने। देखो नेक्स्ट काम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो जितने भी प्रोसेस हमने पढ़े हैं, सबके ग्राफ बनाए हैं क्या हमने? एवरीबॉडी, ग्राफ तो बनाए नहीं, कैसे बनाए, किसके नहीं बनाए? सबके तो बनाए हैं ग्राफ। मतलब एडियाबैटिक के नहीं बनाए हैं, बाकी सबके तो ग्राफ बनाए हैं ना। इसका ग्राफ बना रहे हैं इसलिए, राइट? तो ग्राफ तो बनाना चाहिए ना, जैसे हम लोग सबका बनाते थे, तो इसका भी बनाना होगा। तो ग्राफ पे भी क्वेश्चंस बनेंगे, पहले ग्राफ बनाना सीख लेते हैं। इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एक्चुअली। ग्राफ बनाना तो एप्लीकेशन ही है ना, तुम्हारे पास इक्वेशन है, ग्राफ बनाओ। ये कोई कंसेप्ट हुआ क्या? एवरीबॉडी, इक्वेशन तुम्हारे पास है, अब तुम्हें ग्राफ बनाना है, तो ये तो एप्लीकेशन ही है ना। ये कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट तो है नहीं। इक्वेशन डिराइव करते तो वो एक थ्योरी होता, बट इक्वेशन अपने पास अब है, अब हमको ग्राफ बनाना है, सो इट इज एन एप्लीकेशन। तो देखो आइसोथर्मल से कंपेयर कर रहे हैं, तो आइसोथर्मल में अपन क्या करते थे और एडियाबैटिक में अपन क्या कर रहे हैं, लेट अस सी। एक सेकंड रुक जाओ, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है? तो अब इसको डिफरेंशिएट करो, पी डीवी प्लस वी डीपी इज इक्वल टू 0 आएगा। सो यू कैन राइट पी डीवी इज इक्वल टू माइनस वी डीपी। तो dp by dv at for isothermal process क्या आएगा, माइनस p by v। इज दैट क्लियर? ये तो क्लियर है ना आइसोथर्मल का, ये तो हमने इसमें भी पढ़ा था ना, गैस स्टेट में। अब एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी की पावर गामा होता है कांस्टेंट, राइट? पीवी की पावर गामा होता है कांस्टेंट। तो अब डिफरेंशिएट करोगे, p गामा v की पावर गामा माइनस 1 dv प्लस ये आ जाए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। दिक्कत है एवरीबॉडी? ये वाला पार्ट क्लियर है ना एवरीबॉडी? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं, गामा p अपॉन v की पावर गामा अपॉन v dv प्लस v की पावर गामा dp इज इक्वल टू 0। ठीक है? डिफरेंशिएशन कैसे किया, प्रोडक्ट रूल लगाया है। इज दैट क्लियर? तो अब v की पावर गामा कॉमन ले लेते हैं, गामा p अपॉन v dv प्लस dp इज इक्वल टू 0। अब देखो वॉल्यूम तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये वाला टर्म ही 0 होगा ना। एक बार कंप्लीट कर लेंगे, लिख लेना एक साथ में। ये समझ में आ रहा है, ये वाला टर्म तो 0 हो नहीं सकता, तो ओवरऑल 0 है, तो यही टर्म 0 होना चाहिए। तो वी कैन राइट गामा p अपॉन v इंटू dv प्लस dp इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या आएगा, dp इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v dv। ठीक है? अब ये क्या आता है, ये आता है dp अपॉन dv फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन v। ठीक है? और dp अपॉन dv अपने को आइसोथर्मल के लिए क्या आता है, माइनस p अपॉन v। तो इसका यूज क्या है, एक साथ कर लें, एक साथ लिख लेना। रेशियो ले लेते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब ये रेशियो ले लेते हैं, तो अब देखो क्या होगा, dp बाई dv यानी स्लोप, स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस का अपॉन dp बाई dv यानी स्लोप आइसोथर्मल प्रोसेस का।
तो ये आता है अपने को माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी, और ये आता है माइनस गामा बाई पी बाई वी। तो ये तो कट जाएगा ना, तो ये आएगा गामा। तो हमें क्या मिला, dp बाई dv एरिया इज इक्वल टू गामा टाइम्स dp बाई dv आइसोथर्मल। कोई दिक्कत है? एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट? तो स्लोप एडियाबैटिक प्रोसेस का ज्यादा होगा as compared to slope of isothermal process. Is that clear? Slope of adiabatic process is always greater than the slope of isothermal process. ये हमारा final conclusion था जो हम बनाना चाह रहे थे। Slope of an adiabatic process is always greater than slope of an isothermal process. Everybody? यहां तक किसी को दिक्कत है स्लोप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? कोई दिक्कत है? तो ठीक है, स्क्रॉल कर लेता हूं, लिख लो, है ना, राइट इट डाउन देन। ये सब पीवी ग्राफ में ही कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है श्रेयस? दिस इज ऑब्वियसली डन ऑन पीवी ग्राफ। स्क्रॉल करो नीचे, ठीक है, कर रहा हूँ, डोंट वरी। लिटिल अप। लो, डन। हेडिंग क्या है? हेडिंग यही है, देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड कंपैरिजन विद आइसोथर्मल प्रोसेस। ऑब्वियसली एडियाबैटिक की बात कर रहे हैं ना हम अभी। एवरीडे वी आर टॉकिंग अबाउट एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट? हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस की ही बात कर रहे हैं। हेडिंग तो यही होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस ही चल रहा है। ठीक है, रिटर्न। और नीचे स्क्रॉल करूं, दिस मच। देखिए,
Done, everyone? Everyone done? ओके फाइन, सबका हो गया। तो देखो स्लोप ज्यादा का मतलब क्या होता है, सी स्लोप ओके नाइनेशन वेटिंग, एवरीबॉडी डन। देखो अब स्लोप ज्यादा का मतलब क्या है, सी बेसिकली विश्वराज कह रहा है ऊपर करो, नहीं लिखा था क्या? राइट डाउन विश्वराज। और ऊपर करूं, और फर्दर अप, डन। ठीक है, देखो स्लोप ज्यादा का मतलब क्या है, जैसे y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 3x है, y इज इक्वल टू 4x है, तो स्लोप ज्यादा है मतलब क्या है इसका, सी जैसे अपन एक ग्राफ बनाते हैं y और x के बीच में, तो ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ हुआ, सपोज ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ है, ठीक है, ये y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है, ये y इज इक्वल टू 4x का ग्राफ है, ठीक है ना। तो अभी क्या है, सेम dx के चेंज पे, जैसे यहाँ पर मान लो हमने dx रखा, ठीक है, ये डेल्टा x हमने रख दिया सेम, डेल्टा x सेम रखा, तो डेल्टा y का चेंज इसमें यहाँ आ रहा है डेल्टा y1, यहाँ पे डेल्टा y2 आ रहा है, यहाँ पे डेल्टा y3 आ रहा है, तो तुम देखोगे सेम dx के चेंज में डेल्टा y इसमें ज्यादा आएगा ना, जिसका स्लोप ज्यादा है, डेल्टा y बाई डेल्टा x ही तो स्लोप होता है, तो डेल्टा y इज प्रोपोर्शनल टू m, या फिर ऐसा बोल देते हैं डेल्टा y इज एक्चुअली m व्हेन डेल्टा x इज 1, ठीक है, यानी चेंज ज्यादा होगा, यही मतलब है ना स्लोप का, इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं मतलब इसका, क्लियर है ना। तो अब इसका यूज क्या है, व्हाई आर वी स्पीकिंग ऑफ इट, इसके बारे में हम बात ही क्यों कर रहे हैं, ये लिखने की जरूरत तो नहीं है ना एवरीबॉडी, क्योंकि ये तो जनरल स्लोप समझाने के लिए मैंने बताया था, लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब जैसे एक्सपेंशन का केस डिस्कस करते हैं, एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में हम दो प्रोसेस कंपेयर करने वाले हैं, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, नेचर ऑफ स्लोप दोनों, नेचर ऑफ कर्व दोनों का एक जैसा है। तो जैसे हम एक इनिशियल पॉइंट ए से एक फाइनल पॉइंट बी पे आ रहे हैं, ठीक है, और इनिशियल वॉल्यूम यहाँ VA है और ये VB है, तो यदि हम डेल्टा V सेम रखते हैं, डेल्टा V यदि सेम रखते हैं, तो स्लोप किसका ज्यादा होगा एवरीबॉडी, एडियाबैटिक का ना, एवरीबॉडी एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, स्लोप ज्यादा एडियाबैटिक का है, तो सेम डीवी के चेंज में डीपी में ज्यादा चेंज एडियाबैटिक में आएगा, राइट, तो डीपी तो एडियाबैटिक इसके नीचे आना चाहिए, ये समझ में आ रहा है। देखो P हर केस में PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और दूसरे केस में PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, तो ये बात तो क्लियर है कि तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, और प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहाँ पर तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, राइट, तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होगा, तो ज्यादा कम होगा एडियाबैटिक में, ये नहीं चमक रहा है क्या, ये मैथमेटिकली मैंने पहले भी समझाया, ये नहीं चमक रहा है यार, मतलब बेसिक मैथ्स है ये तो, केमिस्ट्री इसमें कुछ नहीं है, ये तो बेसिक मैथ्स है ना।
ऐसा कोई चमकने वाली चीज तो नहीं है। बेसिकली मैंने समझाया कि अरे y इज इक्वल टू 4x है, y इज इक्वल टू 6x है, y इज इक्वल टू 8x है, तो ग्राफ ऊपर की तरफ भाग रहा है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, सेम डेल्टा x पे डेल्टा y का ज्यादा चेंज आ रहा है। यही होता है ना हायर स्लोप का मतलब। हायर स्लोप का मतलब यही होता है ना कि सेम डेल्टा x में ज्यादा चेंज हो जाएगा। अरे कोई चीज मान लो, जैसे तुम वेलोसिटी डिफाइन करते हो dx by dt, तो ज्यादा तेज भाग रहा है, सेम टाइम में ज्यादा भाग रहा होगा ना, डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा होगा, यही है ना मतलब। ये भी नहीं चमक रहा। तो यहाँ पे ज्यादा स्लोप का मतलब यही है ना कि ज्यादा सेम डीवी में डीपी में ज्यादा चेंज आएगा। यदि घट रहा है तो कम घटेगा, सॉरी ज्यादा घटेगा, इंक्रीजिंग इंक्रीज मोर। तो अब इसका एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब ये ज्यादा नीचे भाग जाएगा, इसका बी डैश पॉइंट कुछ होगा। तो अभी देखो आइसोथर्मल के लिए मैंने येलो मार्क किया और एडियाबैटिक के लिए रेड मार्क किया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आइसो एडियाबैटिक के लिए मैंने क्या किया है, सॉरी आइसोथर्मल के लिए येलो किया है, आइसोथर्मल को येलो और एडियाबैटिक के लिए रेड। नहीं उल्टा नहीं कर दिया, आइसोथर्मल के लिए मैंने रेड किया है यार। हाँ आइसोथर्मल के लिए रेड किया है, सॉरी। हाँ आइसोथर्मल के लिए मैंने किया है रेड और एडियाबैटिक के लिए मैंने किया है येलो। हाँ ये किया। तो अब देखो वर्क डन किसका ज्यादा होगा फिर, वर्क डन तो आइसोथर्मल का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वर्क डन एरिया इन केस ऑफ एक्सपेंशन, राइट। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, और भी ग्राफ के केसेस करेंगे हम, बट विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। होमवर्क है आपका इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 2, जिसके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे, इनटेक्स्ट एक्सरसाइज 2 के बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चंस। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े डिफिकल्ट टाइप के हैं, तुम देखोगे जो पहले अभी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो उसको सॉल्व करने में हो सकता है तुम्हें थोड़ा चैलेंज आए, बट उसको कर लेना सर। सोल्यूशन भी तो है तुम्हारे पास ना, देख लेना। So see, today we have basically done graphical analysis, मतलब तो ये आज हमने बेसिकली एडियाबैटिक प्रोसेस ही पढ़ा है, अभी एडियाबैटिक कंप्लीट नहीं हुआ, वैसे भी और भी चीजें हैं इसके अंदर, ग्राफ में भी है। तो आज के क्लास में कोई डाउट है? एवरीबॉडी एनी डाउट इन टुडेज क्लास? क्लियर नहीं हुआ ग्राफ? सिद्धेश तुम्हें ग्राफ क्लियर नहीं हुआ? अरे देखो यहाँ पे क्या है, सेम वॉल्यूम रखा है, सेम वॉल्यूम चेंज देखो ना, वॉल्यूम चेंज तो सेम है ना डेल्टा वी। तो जब सेम वॉल्यूम पे तुम डिक्रीज करा रहे हो प्रेशर, तो डिक्रीज वहां पे करेगा ज्यादा जहां पे स्लोप ज्यादा है। जैसे तुम खुद समझो ना, y इक्वल टू -4x लिखते जाओ, इस तरह से, इस तरह से इक्वेशन लिखते जाओ, y इक्वल टू -4x, y इक्वल टू -6x। तो अब जैसे जैसे तुम जाओगे तो ये ग्राफ और ज्यादा डिक्रीज होता जाएगा ना ऐसा, तो सेम dx से चेंज में dy में ज्यादा चेंज आएगा। तो वही मतलब है, यहाँ पे हमने देखा ना कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है। तो जब हम देख चुके हैं कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा नीचे आ जाएगा, राइट। जब ये डिक्रीज हो रहा है तो ज्यादा डिक्रीज करेगा सेम डीवी के चेंज पे। तो यदि इसका पॉइंट बी है आइसोथर्मल का, तो बी डैश नीचे आना चाहिए एडियाबैटिक के केस में, जो जब नीचे आ गया बस यही सही बना दिया। और ग्राफ जब नीचे बना दिया तो अब एरिया कंपेयर कर लिया। इज दैट क्लियर नाउ? चलो फिर गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।